सो हे गाइस, विनय दिस साइड। अभी बज रहे हैं रात के 12 बज रहे हैं, 12:05। और ये हम आपके लिए दोबारा दिल्ली जल बोर्ड एक्ट 1998 पढ़ाएंगे, जैसे हमने कल कौन सा एक्ट किया था? दिल्ली भूदान यज्ञ एक्ट। 1955 है ना। जी। तो वो वीडियो आपको मिल गई होगी। ये दिल्ली जल बोर्ड की वीडियो अभी हम शूट कर रहे हैं, जो कि आपको कल सुबह तक अपलोड हो जाएगी और आपको मिल जाएगी, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम 17 और 18 तारीख को है, पटवारी का। और मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बच्चे बता देना कि आप लोगों के सेंटर जिनके भी दिल्ली हरियाणा में पढ़ा है वो कहाँ पे पढ़ा है। किसी का नोएडा पढ़ा है तो ज़रूर बताना। किसी का गंगा इंटरनेशनल जो है स्कूल घेवरा के पास, वहाँ पढ़ा है। कई बच्चों का वहाँ पे पढ़ता है, मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि हम लोग वहाँ पर आपका एग्ज़ाम का रिव्यू लेने भी आएंगे, इसलिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ आदित्य सर हैं, तो आदित्य सर वीडियो को देखेंगे। सो हाय गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विद द दिल्ली जल बोर्ड एक्ट 1998। अब आमतौर पे जब भी हम किसी एक्ट के साथ शुरुआत करते हैं तो पहले आता है कि दिल्ली जल बोर्ड। अब जैसे नाम है हमारा दिल्ली जल बोर्ड, ये एक्ट का हमारा नाम आ गया। ध्यान में रखने वाला एक चीज क्या है इसमें, साल। तो 1998 एक्ट का साल है, इसको बहुत ज्यादा ध्यान में रखें। एक्ट के जो ईयर्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे विनय सर अभी बता के गए हैं कि कल हमने दिल्ली भूदान यज्ञ एक्ट हमारा कवर किया था, उसमें साल क्या था। अगर आपने हमारी वीडियो देखी, हमें कमेंट करके बताइए आप उसमें साल क्या था, क्योंकि ये जो कुछ चीजें हैं एक्ट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बेसिकली एक्ट का पूरा नाम क्या है ना। या आपको पूछा जाएगा कि दिल्ली जल बोर्ड जो है वो कौन सा एक्ट में कवर होता है, किस एक्ट से गवर्न होता है, कि अच्छा जिस एक्ट से होता है उसका साल क्या था। ये कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस परव्यू से। तो आज हम बात करने वाले, जैसे मैंने बोला, हमारे दिल्ली जल बोर्ड एक्ट 1998 को लेके हम इसको लेके चलने वाले हैं। हम स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे कि आप इस पीडीएफ में देख पा रहे हैं, स्टार्टिंग में ही बताया गया कि द फॉलोइंग एक्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली रिसीव्ड असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 30th ऑफ मार्च 1998। यानी कि जैसे आपको पता है जो भी एक्ट है वो कैसे पास होते हैं, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में गया, क्योंकि एक स्टेट एक्ट है तो ये स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली किससे पास हुआ, और भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनकी एसेंट इस एक्ट को मिली 30th मार्च 1998 को। तो ये याद रखने वाली चीज है कि कब मिली, तो ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये याद रखने वाली डेट है आपके लिए। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा हमारे इस एक्ट के तहत। तो अब मैंने आपको बेसिक एक स्ट्रक्चर दे दिया है कि ये एक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, ये एक्ट को एसेंट कब मिली। अब ये एक्ट बना, अच्छा जी बन गया। ये एक्ट क्यों बना, किस चीज को ध्यान में रखते हुए बना, दिल्ली जल बोर्ड एक्चुअल में करता क्या है। तो यहाँ पे जैसे कि बताया गया है कि टू प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ बोर्ड to discharge the functions of water supply, sewage and sewage disposal and drainage within the National Capital Territory of Delhi and the matters concerned connected therewith। अब बताया गया कि यहाँ पे टू प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट, यानी एक बोर्ड की एस्टैब्लिशमेंट की बात हुई यहाँ पे, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ बोर्ड। अच्छा जी, बोर्ड बन गया। अब वो करेगा क्या, वो बोर्ड डिस्चार्ज करेगा, यानी परफॉर्म करेगा, वो बोर्ड निभाएगा, परफॉर्म करेगा ड्यूटीज एंड फंक्शंस। कौन से जी, वाटर सप्लाई के, हमारे फंक्शन आगे वाटर सप्लाई के, सीवेज के एंड सीवेज डिस्पोजल के, ये कुछ और ड्रेनेज के भी ये कुछ फंक्शंस है। तो हमारा बोर्ड क्या क्या देखेगा, वाटर सप्लाई को देखेगा, हमारा बोर्ड सीवेज को देखेगा, ड्रेनेज को देखेगा, जो हमारा सीवेज डिस्पोजल है, यानी सीवेज बेसिकली क्या होता है कि सीवेज सिस्टम होते हैं कि सीवेज आपके जो घर रिहायशी इलाके हैं उनसे सीवेज बहा के बाहर की तरफ निकाल दिया जाए, ताकि यहाँ पर बदबू से हैवॉक या एक गंदा एनवायरनमेंट क्रिएट ना हो। सीवेज खाली ही खत्म नहीं होता, सीवेज का प्रॉपर ट्रीटमेंट भी जरूरी है, क्योंकि जिस एरिया पे आप उसे इकट्ठे करते जाएंगे वो एरिया भी एक टाइम के बाद जो है वो बेकार होने लगेगा। तो उसका डिस्पोजल भी, उस सीवेज वाटर का डिस्पोजल भी दिल्ली जल बोर्ड ही करता है। तो जो यहाँ पे इस एक्ट के थ्रू जो बोर्ड स्टैब्लिश हुआ है वो और कोई बोर्ड नहीं, वो दिल्ली जल बोर्ड ही है। राइट, आपको याद रखें कि दिल्ली जल बोर्ड का ही स्टैब्लिशमेंट हुआ है। एंड और ये कहां चलता है, पूरे के पूरे एनसीआर में, हमारा नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में पूरा का पूरा देखता है इसको जी। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ, हम आगे हमारे सेकंड पेज पे। अब सेकंड पेज पे क्या है कि ये चैप्टर हम सेकंड पेज पे आ गए हैं और ये कवर करता है, दिस इज चैप्टर 1। तो बेसिकली ये जितना का जितना हमारा सारा एक्ट है, दिल्ली जल बोर्ड एक्ट, ये वेरियस चैप्टर्स में डिवाइडेड है हमारा। और इन चैप्टर्स में ये अलग अलग चैप्टर्स यानी अलग अलग भागों में कवर करता है कि बोर्ड को क्या क्या, किस किस तरह से बोर्ड इसमें बताया गया है। क्योंकि इस एक्ट बेसिकली ये एक्ट ये बताता है कि बोर्ड कैसे बना, बोर्ड के काम क्या क्या हैं। तो इसको अलग अलग चैप्टर्स में बांट दिया गया है। तो स्टार्टिंग में जैसे चैप्टर 1 हमें बताता है कि प्रिलिमिनरी, ये चैप्टर 1 यानी प्रिलिमिनरी का मतलब हुआ कि स्टार्टिंग है ना, बेसिकली एक इंट्रो दे रहा है हमें, ये एक इंट्रोडक्शन सॉर्ट ऑफ दे रहा है कि ये एक्ट एक्चुअली है क्या। तो जैसे कि हमने देखा कि
यहाँ पे लिखा है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी है, मैंने इन तीनों शब्द का मतलब ही समझाया था। शॉर्ट टाइटल इज बेसिकली कि नाम क्या है, नाम इज कॉल्ड एज, नाम ऑफ द एक्ट इज नोन एज शॉर्ट टाइटल। एक्सटेंट यानी एरिया ऑफ ऑपरेशन, कितनी कितनी दूरियों तक या किस किस जगह तक वो जो हमारा एक्ट है वो लागू करेगा, जो ये कानून है वो लागू करेगा। तो अभी हमने बात करी कि एक्सटेंट पूरे के पूरे एनसीआर में रहेगा, बट पूरे पूरे एनसीआर में भी एक छोटा सा कैच है, एक छोटी सी बात है कि ये कहां नहीं चलेगा। वो बात हम आपको कवर करेंगे कि दिल्ली जल बोर्ड कहां पे काम नहीं कर सकता है, कहां उसका काम दूसरी जो हमारी अथॉरिटीज हैं वो ले लेती हैं, उसके बारे में बात करते हैं आगे। एंड कमेंसमेंट यानी कि ये एक्ट कब बनाया गया था, ठीक है, ये एक्ट कब बनाया गया था, कौन सी तारीख और कैसे ये लागू हुआ, राइट। सो इतना तो आप जानते हैं कि ये एक्ट 1988 में बनाया गया था, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और दिल्ली जल बोर्ड एक्ट का नाम भी यही है, दिल्ली जल बोर्ड एक्ट 1988, ठीक है, ये आपने देख लिया। अब शॉर्ट टाइटल यही होगा आपका, दिल्ली जल बोर्ड एक्ट 1998। अब ये किस एक्सटेंट तक चलेगा, टू द एंटायर एरिया ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था कि ये पूरे के पूरे एंटायर एरिया ऑफ एनसीआर में चलेगा। अब पॉइंट आता है ध्यान रखने वाला, एक्सक्लूडिंग, कि भैया कहां नहीं चलेगा, दैट इज एक्सक्लूडिंग एरिया अंडर द न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यानी एनडीएमसी के अंदर जो एरियाज आते हैं वहां ये नहीं चलेगा, वहां हमारे दिल्ली जल बोर्ड जो है उसके पास क्षमता नहीं होगी, जो पावर्स आगे सेक्टर में दी गई हैं वो काम नहीं करेंगी। और कैंटोनमेंट एरिया में, यानी जो एरियाज हमारे कैंट एरिया हैं, यानी जो आर्मी या मिलिट्री के अंडर एरियाज आते हैं, वहां ये एक्ट नहीं चलेगा। तो दो जगह एक्ट नहीं चलेगा, जहां आर्मी है या हमारा एनडीएमसी है। तो जो कैंटोनमेंट एरियाज हैं या जहां हमारा एनडीएमसी हमारा इन चीजों को कंट्रोल करता है, वहां हमारा दिल्ली जल बोर्ड एक्ट काम नहीं करेगा, ये ध्यान में रखिएगा इस बात को। अच्छा, अब हमने डील कर लिया भाई कि शॉर्ट टाइटल क्या है, नाम हमने देख लिया, एक्सटेंट हमने देख लिया। अब बात आती है कमेंसमेंट की। नाम में पता लग गया, ये रहा, एक्सटेंट हमें पता लगे कि ये जी पूरे एनसीआर में काम करेगा, कहां काम नहीं करेगा, याद रखिए कैंटोनमेंट एरिया इज कैंट, वो वहां पे जहां पे आर्मी के एरियाज होते हैं, दैट इज आपका कैंट एरिया, और वो हमारा हमने बता दिया आर्मी के एरियाज में, और एनडीएमसी जहां पे काम करती है वहां काम नहीं करेगा। अब कमेंसमेंट पे आते हैं कि ये फोर्स में कब आए, कब चालू हुआ। तो यहाँ पे देखिए साफ लिखा गया, इट शैल कम इनटू द फोर्स ऑन सच डेट एज द गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन। इंपॉर्टेंट चीज ये कि नोटिफिकेशन दी जाएगी, अच्छा जी कहां दी जाएगी, इन द ऑफिशियल गेजेट। ऑफिशियल गेजेट जो होता है, कोई भी हम जब हमारा लॉ बनता है तो उसकी ऑफिशियल गेजेट में नोटिफिकेशन निकाली जाती है बकायदा, वहां इसकी नोटिफिकेशन निकाली जाएगी और डिफरेंट डेट्स अपॉइंट की जा सकती हैं। अब आमतौर पे क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हमें कोई एक्ट पास करना है, पर अभी फिलहाल के लिए मान लीजिए कि हमें एक वीके एक्ट पास करना है, उसका नाम है विनय कक्षा एक्ट। एक आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। अब आमतौर पे जब कमेंसमेंट की डेट आती है तो पूरा का पूरा एक्ट एक ही दिन लागू हो सकता है। मान लीजिए मैं फिलहाल गवर्नमेंट हूं और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये गैजेट है, तो मैंने आपको बता दिया मैं सरकार हूं कि जो विनय कक्षा नामक एक्ट है वो आज यानी 15 तारीख को जब ये वीडियो आप लोगों के पास आ रही है तब से ये एक्ट लागू हो जाएगा, तो पूरा का पूरा इकट्ठे हो गया। या तो मेरे पास ये तरीका है, दूसरा तरीका मेरे पास क्या है कि मैं इस वीडियो को टुकड़ों में रिलीज करूं। जी मैं इस वीडियो के दो पार्ट्स बना दूं, विनय कक्षा एक्ट पार्ट 1, विनय कक्षा एक्ट पार्ट 2, और मैं आपको ये कह दूं कि जी ठीक है, जो विनय कक्षा एक्ट पूरा इकट्ठा ही है लेकिन हम इसको दो भागों में लागू करेंगे कि विनय कक्षा एक्ट पार्ट 1 इस तारीख से लागू हो जाएगा और विनय कक्षा एक्ट पार्ट 2 यानी अगर मैं उसको बाद में कभी डालता हूं यूट्यूब पे 16 तारीख को डालता हूं तो वो तब से लागू हो जाएगा। ये एग्जांपल दिया मैंने आपको। उसी तरीके से इस एक्ट में भी था, इन्होंने आपको बताया हुआ है, एंड डिफरेंट डेट्स में बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, यानी इस एक्ट के अलग अलग खंडों के लिए अलग अलग लागू करने की तारीखें दी जा सकती हैं। एंड एनी रेफरेंस इन सच प्रोविजन टू द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट shall be constructed as a reference to the coming into force of the provision। बताया गया कि एक तो आपको पूरी की पूरी डेट दी थी कि भाई पूरा का पूरा एक्ट किस दिन लागू हुआ था, लेकिन कहा गया है कि अलग अलग प्रोविजंस में अलग अलग खंडों में इस एक्ट के आपको अलग अलग डेट्स भी दी जा सकती हैं कि वो पर्टिकुलर खंड कब से लागू हुआ है। ठीक है, अब जी हम आगे चलते हैं। हमारा सेक्शन 1 यहाँ पर कवर हो गया है। सेक्शन 1 में हमने कवर करा है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, जो कि चैप्टर 1 में हमारे आया बेसिकली प्रिलिमिनरी यानी इंट्रोडक्टरी डेटा। अब हम बढ़ते हैं हमारे चैप्टर 1 के ही इंट्रोडक्टरी डेटा के ही सेक्शन 2 पे। और सेक्शन 2 अगर आपको याद हो, मैंने पिछली वीडियो में कवर किया था, ज्यादातर एक्ट्स का जो हमारा सेक्शन 2 है वो हमेशा डेफिनेशंस को कवर करता है। जैसे कि आप देख भी सकते हैं सेक्शन 2 का यहाँ नाम ही डेफिनेशंस है, राइट। तो 97% ऑफ द टाइम्स जब भी आप कोई एक्ट का एग्जाम दे रहे हैं, कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में किसी भी एक्ट के रिगार्डिंग, फर्ज कीजिए आपको नहीं पता है कि उस एक्ट में फलानी डेफिनेशन कौन सी जगह है, अगर आप ऑप्शंस देखते हैं आपको नहीं आ रहा है
तो आंसर 97% ऑफ द टाइम्स आप जा सकते हैं विद सेक्शन 2। आपको सबसेक्शन ध्यान नहीं भी आ रहा है कि अब मान लीजिए क्वेश्चन आता है एडमिनिस्ट्रेटर की डेफिनेशन कौन से एक्ट में, आपको नहीं पता कि भाई 2 के ए में है, बी में है, सी में है, डी है, सबसेक्शन किस में है, आपको नहीं याद आ रहा, आपको इतना तो पता लग ही जाएगा कि भैया वो सेक्शन 2 में तो होगी, क्योंकि डेफिनेशन है, सेक्शन 2 से बाहर डेफिनेशन नहीं जा सकती 97-98% ऑफ द टाइम्स। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ओपिनियन से बता रहा हूं। ठीक है जी। अब यहां पर आपकी सारी की सारी डेफिनेशंस आ जाती हैं कि इस पर्टिकुलर एक्ट में एडमिनिस्ट्रेटर का क्या मतलब है। एडमिनिस्ट्रेटर मींस द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली की इस एनसीटी ऑफ दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, उसी को इस एक्ट में भी एडमिनिस्ट्रेटर कहा गया है। बोर्ड क्या है भैया, अब इस एक्ट में जब बोर्ड शब्द का इस्तेमाल होगा तो बोर्ड का मतलब क्या होगा, यहां पर उसका मतलब होगा दिल्ली वाटर बोर्ड एस्टैब्लिश अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3। बेसिकली इसमें बताया गया कि इस एक्ट में सेक्शन 3 के सब सेक्शन 1 में भाई जो हमारा दिल्ली जल बोर्ड है, या जिसका दूसरा नाम आप देख सकते हैं यहां पे दिल्ली वाटर बोर्ड, अगर हम इसे अंग्रेजी में कहें तो ये हो जाएगा दिल्ली वाटर बोर्ड। वाटर बोर्ड है, जल से वाटर हो गया, नाम वही का वही रहा, ध्यान रखिएगा इस बात को। बोर्ड का मतलब है दिल्ली वाटर बोर्ड या दिल्ली जल बोर्ड, ठीक है। वो सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3 के तहत बनाया गया है, ये एक ध्यान रखने वाली बात। अब ये सारी डेफिनेशंस हैं और ये डेफिनेशंस ज्यादा डिटेल नहीं है जिनमें मुझे आपको समझाने की कुछ जरूरत पड़े, तो ये आप खुद भी कवर अप कर सकते हैं। ये आपका सेल्फ रीडिंग वाला मटेरियल ज्यादा है, पीपीटी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या अगर आप हमारे टेलीग्राम वाले लिंक पे जाते हैं वहां भी आपको ये पीपीटी अवेलेबल हो जाएगी। अब हम बढ़ते हैं, ये सारा जो आप फिलहाल स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सेक्शन 2 ही है। सेक्शन 2 में एक्चुअली डेफिनेशंस की लेंथ काफी ज्यादा है। जैसे कि देखिए यहाँ पर सेक्शन 2 जो हमारा है, यहाँ पे डेफिनेशंस जेड तक पहुंच जाती हैं। 26 अल्फाबेट्स होते हैं हमारे, ये ऑलरेडी जेड तक पहुंच चुकी है, यानी 26 डेफिनेशंस तो यही हो गई थी पूरी। लेकिन डेफिनेशंस उसके बाद भी है इस एक्ट में, तो क्या किया इन्होंने, अब ये ए आ गया है यहाँ पे, लाइक ए टू जेड जो था हमारा वो तो खत्म हो गया, ठीक है जी। अब इन्होंने ए टू जेड जेड चलाएंगे अब ये, ठीक है जी, ये याद रखेंगे, हम कंफ्यूज नहीं होना है, ए टू जेड जेड चलेगा। तो ए से डेफिनेशंस दोबारा चालू हो गई हैं, डबल ए से डेफिनेशंस दोबारा चालू हो गई हैं, और ये चलती रहेंगी कुछ इस तरह से ये हमारी डेफिनेशंस कैरी ऑन होंगी अंटिल ए ओ। देख रहे हैं आप, ये डेफिनेशंस हमारी आई हैं अंटिल ए ओ, ये रहा, ये आप देख सकते हैं ए ओ तक हमारी डेफिनेशंस हैं, ये ध्यान में रखें, कंफ्यूज नहीं होना है। ए के बाद ए से लेके जेड तक चलिए काउंटिंग, जेड का खत्म, फिर उसके बाद ए से चालू हुई है, तो कंफ्यूजन वाली चीज नहीं है इसमें। यहां तक आप डेफिनेशंस देखेंगे एक बार कि ए ओ तक जो हमारी डेफिनेशंस कवर हुई हैं, यहां तक हमारी डेफिनेशंस का जो स्कोप है वही रहा है, सेल्फ रीडिंग वाली चीजें। लेकिन अगर आपको कुछ भी डाउट निकल के इसमें आता है, आप जरूर से हमें कमेंट करके टेलीग्राम पे बता सकते हैं, हम इसको जरूर कवर करेंगे। बहुत ज्यादा इसमें कुछ डिस्क्राइब करने वाली चीज है नहीं। अच्छा, मैं आपको बता रहा था जैसे कि अलग अलग चैप्टर्स में इस एक्ट को बांटा गया है, ठीक है, अलग अलग चैप्टर्स दिए गए हैं इस एक्ट में। अब पहला चैप्टर हमने देखा कि हाँ जी ठीक था, कि चैप्टर 1 में बताया गया था प्रिलिमिनरी, अगर आपको याद हो चैप्टर 1 का नाम था प्रिलिमिनरी, जब हमने सेक्शन 1 और सेक्शन 2 की तरफ लुक दी। अब चैप्टर 2 हमारा आ गया है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द दिल्ली वाटर बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का यहां मतलब संविधान से नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का यहां मतलब है कॉम्पोजिशन, यानी कि क्या क्या दिल्ली जल बोर्ड किससे कंप्राइज करेगा, कौन कौन उसमें होगा। इट इज बेसिकली लाइक दिल्ली जल बोर्ड, अगर ये दिल्ली जल बोर्ड है तो उसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, ठीक है। एक दिल्ली जल बोर्ड की रेसिपी दे दी बेसिकली आपको, अगर मैं साधारण भाषा में कहूं तो ये जो चैप्टर है ये दिल्ली जल बोर्ड की रेसिपी से डील करता है कि जी कितने मेंबर्स होंगे, चेयरमैन कौन होगा, सेक्रेटरी कौन होगा, फलाना कौन होगा, ढिमकाना कौन होगा, बोर्ड कैसे बनेगा, चलेगा कैसे, इसमें वो सब बताया गया। तो ये जो हमारा पर्टिकुलर सेक्शन, ये जो हमारा पर्टिकुलर चैप्टर है, ये हमारे सेक्शन 3 से शुरुआत होता है, ठीक है। आप यहां देख भी सकते हैं आप, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड साफ साफ लिखा हुआ है, और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द दिल्ली वाटर बोर्ड भी लिखा गया है, चैप्टर का नाम हमारा, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर 3 हमारा पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द बोर्ड के नाम से है, तो ऐसे अलग अलग चैप्टर्स डिवाइडेड हैं। एक बार चैप्टर्स के नाम पे जरूर लुक दीजिए, अगर आप जल्दीबाजी में भी प्रिपेयर कर रहे हैं, जल्दी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एक समरी देने के लिए चैप्टर्स के नाम पे जरूर गौर फरमाएं, देख लीजिए कि चैप्टर्स के अंदर सेक्शंस कौन कौन से हैं, आधा डाउट आपका वहीं सॉल्व हो जाएगा चैप्टर के नाम से ही, कि अच्छा चलो चैप्टर अगर सेकंड है तो सेक्शन 3, अगर सेकंड चैप्टर में आ रहा है तो सेक्शन 3 किस चीज को डील करेगा, तो लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द दिल्ली वाटर बोर्ड, यानी सर ने बताया था, याद कीजिएगा, एक रेसिपी यानी क्या क्या डलता है, क्या क्या डलता है, यानी कॉम्पोजिशन क्या क्या जिसमें आएगा, वो हमारा चैप्टर 2 है, सेक्शन 3 है। अब हम शुरुआत करते हैं, फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। इसमें पहले बताया गया है
the government shall as soon as may be after the issue of the notification under subsection 3 of subsection 1 constitute दिल्ली वाटर बोर्ड बाय नोटिफिकेशन ऑन द ऑफिशियल गेजेट। हमने सेक्शन 2 में देखा था कि दिल्ली वाटर बोर्ड जो है, दिल्ली जल बोर्ड जो है, वो सबसेक्शन 3 के सेक्शन 3 के, या हम देखें सेक्शन 3 पे हमें सबसेक्शन 1 के तहत कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, यानी बना है। हमने देखा कि मैंने आपको बताया कॉम्पोजिशन यानी रेसिपी, तो शुरुआत यहां से हुई है कि गवर्नमेंट एक रिलीज करेगी नोटिफिकेशन अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 1, जब हम पहले पढ़ के आए हैं कॉन्स्टिट्यूट द दिल्ली वाटर बोर्ड बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट। तो यहां पे बोला गया है प्रॉपर प्रोसेस कि उसको रेफर करते हुए जो हमारी सरकार है वो इस सेक्शन 3 के सबसेक्शन 1 के तहत एक नोटिफिकेशन निकालेगी ऑफिशियल गेजेट में कि हाँ जी दिल्ली जल बोर्ड एक्ट जो है हमारा वो अब से लागू होने वाला है। या मैंने आपको बताया था कि इसको खंडों में भी लागू किया जा सकता है कि इतने से इतने तक ये फिलहाल लागू होगा इस तारीख को, और वो पर्टिकुलर खंड उस तारीख से लागू होगा। इसका ये बात ध्यान में रखी जाएगी। क्वेश्चन हो सकता है पूछा जाएगा। इस एक्ट को के लिए भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई पूरा का पूरा इकट्ठे एक बारी में लागू हुआ था या ये टुकड़ों में लागू हुआ है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब बताया गया कि जी बोर्ड किस किस से कंसिस्ट करता है, बोर्ड के मेंबर्स कौन कौन है, चेयरपर्सन कौन कौन है, ये थोड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है जिसको मैं एड्रेस करने वाला हूं फिलहाल, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि एक्ट हमारे काफी ज्यादा हैं और हर एक्ट में ऑलमोस्ट, तो हमने जैसे भूदान यज्ञ एक्ट देखा उसमें भी भूदान यज्ञ बोर्ड था एक, हम दिल्ली जल बोर्ड एक्ट देख रहे हैं तो ये तो बना ही बोर्ड के ऊपर हुआ है। तो यहाँ पे सब बोर्ड्स का कॉम्पोजिशन भी अपना अलग अलग है जिसपे आपको थोड़ा देखना है कि इसको ध्यान रखने वाली चीज है। तो अब जी एक चेयरपर्सन तो होते ही होते हैं जिनको कुर्सी थमा दी जाती है, तो जी वो भी है ही। अभी चेयरपर्सन कौन होंगे, हु शैल बी द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। ध्यान रखेंगे मिनिस्टर लिखा है साफ साफ भाषा में मिनिस्टर, तो मिनिस्टर तो आपको पता लग गया, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर of the government and a vice chairperson to be nominated by the speaker from amongst the two members as per clause 2। इसको हम बाद में देखेंगे, पहले बताते हैं मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। अब इसका क्या मतलब हुआ, जो चेयरपर्सन है इसके दिल्ली जल बोर्ड एक्ट के वो एक मिनिस्टर होंगे, इतना आपने देख लिया। इंचार्ज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर वो मिनिस्टर जो कि फिलहाल दिल्ली में जो पानी जल और सीवेज की ट्रीटमेंट के जो जिनके अंदर उसका मिनिस्ट्री आएगी वही इस जल बोर्ड के फिलहाल चेयरपर्सन होंगे। तो फिलहाल इसके जो चेयरपर्सन है वो हैं हमारे सिसोदिया जी, हमारे मनीष सिसोदिया जी इसके चेयरपर्सन है फिलहाल केजरीवाल सरकार में। याद रखने वाली चीज है, मनीष सिसोदिया इसके चेयरमैन है। और अगर आपको इस बारे में और डिटेल्स जाननी है तो आप दिल्ली जल बोर्ड एक्ट की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं जहां आपको सब चेयरपर्सन, उनके वाइस प्रेसिडेंट, उनके वाइस चेयरपर्सन सॉरी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जितने मेंबर्स हैं उनकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी बाकायदा। तो आप ये भी देख सकते हैं और मैं कहूंगा बल्कि देखिएगा जरूर, एक आपको ओवरव्यू मिल जाएगा बड़े आराम से आपके एग्जाम से पहले। तो हमने आपको बता दिया कि चेयरपर्सन कौन हो सकते हैं। अब हम चलते हैं कि वाइस चेयरपर्सन कौन हो सकते हैं। तो वो एक स्पीकर जो है हमारी असेंबली के उनके द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। किन में से नॉमिनेट किए जाएंगे, अमंग्स मेंबर्स में से नॉमिनेट किए जाएंगे एज पर क्लॉज 2(3)। इसको हम आगे अब मैं आपको बताता हूं कि कहां से नॉमिनेट किए जाएंगे। फिलहाल आप याद रखें कि दो मेंबर्स जो हैं, जो हमारे जो स्पीकर साहब हैं वो असेंबली में से दो मेंबर्स को में से किसी एक को नॉमिनेट करेंगे फॉर द पोस्ट ऑफ हमारे जो वाइस चेयरपर्सन की पोस्ट है, ये देख सकते हैं वाइस चेयरपर्सन की पोस्ट के लिए वो रिकमेंड करेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा, वाइस चेयरपर्सन की पोस्ट के लिए वो लोग नॉमिनेट करेंगे। और जो चीफ, अपने हम सबसेक्शन 2 की तरफ चलते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विल बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट हु शैल बी एन ऑफिस ड्राइंग पे इन द स्केल नॉट लेस देन दैट ऑफ अ जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर बताया गया कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी अपॉइंट किए जाएंगे, एक नॉमिनेट किए जाएंगे सरकार के द्वारा, जो कि एक ऑफिस से वो, अब जो मिनिस्टर साहब है वो यहाँ से सैलरी नहीं लेंगे, उनको मिनिस्टर होने की ऑलरेडी सैलरी मिल रही है, लेकिन जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो भाई साहब सैलरी लेंगे। बताया गया है कि वो ही विल बी ड्रॉइंग पे। ड्रॉइंग पे का मतलब होता है यहाँ पर कि वो अपना वेतन लेंगे, वो अपनी सैलरी लेंगे यहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड से इन द स्केल नॉट लेस देन दैट ऑफ अ जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी बोला गया है, और उनका वेतन जो है वो जॉइंट सेक्रेटरी जो है भारत सरकार के उनसे कम नहीं होगा। ध्यान रखिएगा। सबसेक्शन 3 की तरफ चलते हैं हम। 3 members of the legislative assembly of the national capital territory of Delhi to be nominated by the speaker। अब यहाँ पे बताया गया है कि 3 मेंबर्स जो होंगे दिल्ली की जो हमारी सभा है, जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहां से नॉमिनेट करे जाएंगे, यानी चुने जाएंगे 3 मेंबर्स हमारे किसके द्वारा, स्पीकर साहब जो है हमारी असेंबली के उनके द्वारा। ठीक है। 2 members of the municipal corporation of Delhi ex officio, 2 ex officio जो पहले ऑफिस होल्ड करते थे, कोई 2 मेंबर्स हमारे एमसीडी के दिल्ली के, उनको भी यहाँ पे रखा जाएगा। और किसको रखा जाएगा जी,
द कमिश्नर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली एक्स ऑफिशियो, जो हमारे एक्स कमिश्नर थे किसके जी, एमसीडी के, इनको भी रखा जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा एक्स, यानी कि जो पूर्व में रह चुके हैं, जो पूर्व हैं, फिलहाल वाले नहीं, उनके पास तो एमसीडी का चार्ज ऑलरेडी है, जो पहले रह चुके हैं उनको रखा जाएगा। अब द चेयरपर्सन ऑफ द न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्स ऑफिशियो, एनडीएमसी के जो भी एक्स चेयरपर्सन थे, याद रखिएगा उनको भी यहां पर रखा जाएगा। क्योंकि अच्छा, इन लोगों को रखा क्यों जा रहा है, बिकॉज दे पीपल हैव एक्सपीरियंस टू डील विद सच इश्यूज। इन लोगों के पास जो है एक्सपीरियंस होता है कि इस तरह की जो चीजें हैं वो, यानी वाटर सप्लाई या सीवेज से डील कैसे करना है, क्योंकि वो लोग ऐसे डिपार्टमेंट्स में काम करके ऑलरेडी आ रहे हैं। अब हम आगे चलेंगे। अ मेंबर वाटर सप्लाई टू बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट हु शैल बी एन इंजीनियर ड्राइंग पे नॉट लेस देन दैट ऑफ अ जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब बताया गया एक मेंबर जो कि वाटर सप्लाई में स्पेशलाइज करेगा, एक इंजीनियर होगा, और वो भी सैलरी लेगा जैसे हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ले रहे थे। और कितनी लेगा, कम से कम, नॉट लेस देन मींस कम से कम देन दैट ऑफ अ जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये चीज एक बार पढ़ लेंगे कि जो जॉइंट सेक्रेटरी भारत सरकार के, उससे कम वो सैलरी नहीं लेगा, एटलीस्ट उतनी तो लेगा ही, जिसको स्पेशलाइज्ड नॉलेज होगी, हैविंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन द मैटर रिलेटिंग टू ड्रेनेज। अब वो इंजीनियर है, वो बंदा स्पेशलाइज करता है, उसको तो नॉलेज होगी ही होगी रिगार्डिंग द मैटर्स जो है हमारे ड्रेनेज से रिलेटेड जो मैटर्स हैं, उनको तो, उन भाई साहब को तो इस बारे में नॉलेज होगी होगी, क्योंकि वो उसी तरीके के इंजीनियर को रख ही इसलिए रहे हैं, सो दैट ही कैन गाइड द, क्या एक्ट का हमारा नाम है, दिल्ली जल बोर्ड एक्ट है, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड को जो गाइड कर सके रिगार्डिंग द मैटर्स रिलेटेड टू ड्रेनेज, राइट। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, हम सबसेक्शन 8 की तरफ आ गए हैं। अब अ मेंबर, अब ड्रेनेज के ऊपर आ गया पर्टिकुलरली, अ मेंबर ड्रेनेज स्पेशलाइजिंग इन ड्रेनेज, याद रखिएगा, टू बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट हु शैल बी एन इंजीनियर। अब ये भाई सब भी इंजीनियर होंगे, इनका भी पे स्केल जॉइंट सेक्रेटरी से कम नहीं होगा। तो ये जो हमारे 7 और 8 हैं, ये ऑलमोस्ट सेम हैं, दोनों के दोनों इंजीनियर ही होने वाले हैं। क्या याद रखिएगा, दोनों के दोनों इंजीनियर होंगे, इनकी जो सैलरी है, वेतन भत्ता है, वो भी जॉइंट सेक्रेटरी दोनों का ही एटलीस्ट उतना होगा, और ये स्पेशलाइज नॉलेज रखेंगे इन द मैटर्स रिलेटिंग टू ड्रेनेज। आप देख पा रहे हैं, ये वाटर सप्लाई में रखेंगे, ये ड्रेनेज में रखेंगे, ये देखने वाली बात। अब हम सबसेक्शन 9 की तरफ चलते हैं। अब मेंबर, भाई अब एक मेंबर ये भी चाहिए जो फंड्स को रेगुलेट कर सके, तो फाइनेंस वाला भी एक्सपर्ट चाहिए। टू बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ड्राइंग पे नॉट लेस देन द जॉइंट सेक्रेटरी। अच्छा, पे जो ये हमारे एक्सपर्ट बंदे हैं, इनकी जॉइंट जो सेक्रेटरी है भारत सरकार के, है ना, ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, उनसे कम नहीं होगी, एटलीस्ट उतनी तो होनी चाहिए। अब ये उससे कम सैलरी ड्रॉ नहीं करेंगे। अब हम सबसेक्शन 10 की तरफ आते हैं। अ मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन, अब एक स्पेशलाइज्ड बंदा चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी, जो एटलीस्ट सैलरी ड्रॉ करेगा उतनी, पहली जॉइंट सेक्रेटरी जितनी, बट ये बंदा जो एक्सपर्टीज देगा अपनी, वो देगा एडमिनिस्ट्रेशन में, राइट। तो अब हमने ये सेक्शन आपको एक्सप्लेन करा है रिगार्डिंग द कॉम्पोजिशन, कि भैया दिल्ली जल बोर्ड में बंदा होगा कौन कौन, ठीक है। तो ये, अब ये मैंने आपको बताया था कि अब देखिए, अब और कौन होना चाहिए, मैं इसको फटाफट एक बार कवर कर देता हूं पूरा एंटायरली। सेक्रेटरी होना चाहिए भाई साहब, ठीक है। अब वो किसका होगा, इंचार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट डीलिंग विद द बोर्ड एक्स ऑफिशियो। तो एक एक्स ऑफिशियो डिपार्टमेंट, जो बोर्ड एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी होना चाहिए उस डिपार्टमेंट का, जो पहले भी गवर्नमेंट के उस डिपार्टमेंट का जो पहले भी सबसे डील कर रहा हो। और अब कौन होगा, एक और कौन होगा, और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हु शैल नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी। तो अब एक भारत सरकार की तरफ से भी रिप्रेजेंटेटिव आएगा, जो कि अर्बन, जो कि कहां से आएगा, फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स एंड एम्प्लॉयमेंट से ये भाई साहब आएंगे, और ये जॉइंट सेक्रेटरी की रैंक से, एटलीस्ट जॉइंट सेक्रेटरी की रैंक के होंगे भारत सरकार में। और इन्हें भारत जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी मोदी जी की जो सरकार है फिलहाल, वो भेजेगी केजरीवाल सरकार पे देख चेक रखने के लिए कि भाई दिल्ली जल बोर्ड कोई फालतू की हरकत ना करे। बेसिकली दिस इज कीपिंग अ चेक, एक चेक रख रही सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे दिल्ली जल बोर्ड पे, बिकॉज दिल्ली जल बोर्ड जल से डील कर रहा है, जो कि एक नेसेसिटी है, राइट। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अब हम आ जाते हैं हमारे अगले की तरफ, ये हमारा, हम सबसेक्शन 13 पे आ गए हैं। अब हम इससे डील करने वाले हैं वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड। अब कैंटोनमेंट बोर्ड के भी एक रिप्रेजेंटेटिव रखे जाएंगे, यानी आर्मी जो हमारे होते हैं उनका भी बोर्ड होता है दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड, वहां से भी एक रिप्रेजेंटेटिव रखे जाएंगे। ये याद रखिएगा कि कितने कितने रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं, ठीक है। प्रेफरेबली एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। कोई इलेक्टेड बंदा होना चाहिए, वहां पे इलेक्शंस हो सकते हैं, उनके बीच में से चुनाव हो सकता है, तो वो बंदे जिसको चुनकर भेजें
वो बंदा होना चाहिए, ठीक है। और उसको नॉमिनेट करेंगे प्रेसिडेंट, नॉमिनेटेड बाय उनके, देखने वाली बात है भारत के प्रेसिडेंट नहीं, उनके प्रेसिडेंट जो उस दिल्ली के एंटोनमेंट बोर्ड के प्रेसिडेंट होंगे वो नॉमिनेट करेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा। अब लास्ट यहाँ पे कंपोजिशन में आता है कि अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। अब ये कौन सी अथॉरिटी होती है भाई साहब? आपने सुना है ग्राउंड वाटर क्या होता है? ग्राउंड वाटर यानी वो वाटर जो जमीन के नीचे से मिलता है, तो दिल्ली जल बोर्ड उसमें भी डील करता है। फ्रेश वाटर का एक वो सोर्स है, तो वहां से भी एक रिप्रेजेंटेटिव आता है कि कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली जल बोर्ड अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए जो सारा का सारा हमारा ग्राउंड वाटर है उसी को खत्म कर दे, एग्जॉस्ट कर दे। अगर आपने हमारे शॉर्ट देखा होगा अभी एक रिसेंट वाला, उसमें बताया था कि एग्जॉस्ट करना यानी खत्म कर देना, उसको विलुप्त कर दे, समाप्त कर दे, तो वो वहां से भी एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा, हमारा सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, जो कि सेंटर की अथॉरिटी है जो कि हमारे देश के ग्राउंड वाटर को मॉनिटर करती है लगातार कि किस एरिया में ग्राउंड वाटर कम ना हो जाए, सूखा ना पड़ जाए इसकी वजह से, जो कि बंदा भी चीफ इंजीनियर की रैंक का होगा एटलीस्ट, राइट। एंड उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। तो ये बेसिकली मैंने आपको एक समझ दे दिया कि कौन कौन इसमें होगा, जो इंपॉर्टेंट था इसका मैंने उसको आपको समझ दे दिया। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं इसमें कि और कौन सा जो हमारा है वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अब इसके बाद हम सीधा चैप्टर 3 की तरफ आते हैं, बिकॉज चैप्टर 3 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि भाई जो चैप्टर 2 है वो सारा आपको बता रहा है कि बोर्ड का कॉम्पोजिशन वगैरह क्या क्या है, कि बोर्ड में कौन कौन हो सकते हैं, बोर्ड कैसे कैसे जो है हमारा फॉर्म होगा, ठीक है। जो चैप्टर 3 है हमारा, अगर आप देख पाए, जो हमारा चैप्टर 3 है, ये भाई साहब जो है हमारे चैप्टर 3 ये डील करते हैं विद पावर एंड फंक्शंस ऑफ द बोर्ड। पावर एंड फंक्शंस ऑफ द बोर्ड यानी जो हमारा बोर्ड है उसकी पावर क्या क्या है, हमारे फंक्शन क्या क्या है, ठीक है। अब बहुत बेसिक सा है। अब इस एक्ट का नाम क्या है? दिल्ली जल बोर्ड एक्ट। अभी क्या क्या करते हैं, तो अब मैं इसको रीड ना करते आपको बेसिकली समरी दे देता हूं। ये ट्रीट करते हैं यानी अब पानी को ट्रीट करना, यानी कि उसमें केमिकल्स डाल के जो गंदा पानी है उसको पोर्टेबल वाटर बनाना। आई एम सेइंग पोर्टेबल वाटर है, पोर्टेबल वाटर इज द वाटर, इसकी स्पेलिंग होंगे POTABLE। पोर्टेबल से कंफ्यूज मत होइएगा, दिस इज पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर वो पानी होता है जो पीने योग्य हो, जिसको पिया जा सके, जिसको साफ शुद्ध पानी, जिसको घरेलू कामों में इस्तेमाल किया जा सके। इस शब्द का आपको मैं डिस्क्रिप्शन इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बार बार इस एक्ट में दिखने वाला है। तो पोर्टेबल को पोर्टेबल से कंफ्यूज मत कीजिएगा। पोर्टेबल यानी कोई भी वस्तु, जैसे कि बॉटल है जिसको हम कैरी अराउंड कर सकें। पोर्टेबल का मतलब वो पानी जिसके अंदर है जिसे मैं पी सकता हूं। तो ये एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है एक बेसिक एग्जांपल के साथ जिसको आप समझ सकते हैं। अब ये बोर्ड क्या करता है? ट्रीट करता है, सप्लाई करता है, सप्लाई भी इनके पास आती है, डिस्ट्रीब्यूट भी करता है फॉर हाउस होल्ड कंजम्पशन। यानी क्या होगा, आपने पानी ठीक कर लिया, आपने जैसे मान लीजिए यमुना जी से पानी लिया, यमुना जी का पानी फिलहाल कितना खराब है, उसको पीने योग्य बनाना, काले पानी को पहले सफेद करना, वो ये बोर्ड करेगा। फिर बड़ी बड़ी पाइपलाइन से आपके मोहल्ले में पानी भिजवाएगा, फिर उस मोहल्लों से जो आपके घरों में पानी जाएगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनेगा, वो भी यही बोर्ड करेगा। किस काम के लिए करेगा? फॉर हाउस होल्ड कंजम्पशन, एक बात, एंड अदर पर्पजेस। अब अच्छा, हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए करेगा और कुछ और पर्पजेस के लिए करेगा, कुछ और कैसे, कमर्शियल भी पर्पजेस हो सकते हैं। अब कहां कहां करेगा? आप बोलेंगे सर पूरे एनसीआर में करेगा, तो यहां पर एक छोटी सी बात यह है, टू दोज पार्ट्स ऑफ दिल्ली वेयर देयर आर हाउसेस, जहां पे घर बने हुए हैं। अब जहां पे जो नई प्लॉटिंग वाले एरिया हो रहा है, जहां पे ये भी कुछ है ही नहीं, जहां पे तक पता ही कुछ नहीं है, खाली प्लॉट पड़े, वहां से भाई साहब पाइपलाइन डालने का क्या फायदा। तो इन्होंने बता दिया कि जहां पे घर बन चुके हैं वहां पे ये लोग ये काम देखेंगे। और कैसे देखेंगे? वेदर थ्रू पाइप्स और बाय अदर मीन्स, चाहे पाइप से भेजें या किसी भी और तरीके से भेजें, पानी भेजना इनका काम है, साफ स्वच्छ पानी भेजना इनका काम है। अच्छा, अब हम आगे चलने वाले हैं इसकी तरफ थोड़ा सा कि ये तो आपको इन्होंने बता दिया कि बेसिकली ये बोर्ड करता क्या क्या है। तो ये जो सारे हैं ना, ये आप जो इसको देखेंगे सारे, ये सारे के सारे इस बोर्ड के फंक्शंस बैठेंगे अब, और ये इसी से डील करेंगे कि हाँ जी आपने पानी की डिलीवरी जो है उसको कैसे डील करना है, पावर फंक्शन ही रहेगी आपकी। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका कवर अप हो गया, ठीक है। अब जो बात एक इंपॉर्टेंट एक सेक्शन निकल के आता है इसमें से, दैट इज सेक्शन 11। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस में से आता है, मैंने फिल्टर आउट करके पहले रखा हुआ था। ये भाई साहब किससे डील करते हैं? सप्लाई ऑफ वाटर फॉर डोमेस्टिक पर्पजेज नॉट टू इंक्लूड एनी सप्लाई फॉर स्पेसिफिक पर्पजेज। आप समझ पाए इससे कि जो डोमेस्टिक पर्पजेज यानी घरेलू, जब घरेलू कामों के लिए पानी जाना है तो वो किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए नहीं जाएगा। मतलब बेसिकली कहने का मतलब है कि घरेलू यूज के लिए अगर पानी जा रहा है
तो उसको भाई साहब आप कमर्शियल पर्पज में नहीं ले सकते। ये नहीं कि आपने लिखवा वहां पे रखा कि नहीं मेरे घर में पानी आ रहा है और आपने वहां सर्विस सेंटर खोल दिया गाड़ियों का जहां गाड़ियां आके धुल रही हैं, उस मामले में दिल्ली जल बोर्ड आपका जो पानी कनेक्शन है वो काट भी सकता है, राइट। तो आप अगर डोमेस्टिक पर्पज क्लेम कर रहे हैं तो आप फिर उसको डोमेस्टिक पर्पज में यूज करेंगे भाई साहब, आप उसको किसी धंधे पानी में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए आपको अलग से कनेक्शन लेना पड़ेगा कमर्शियल वाला, है ना, ऐसा दिल्ली जल बोर्ड का कहना है, ठीक है। अब हम आते हैं सेक्शन 11 एक्चुअली कहता क्या है। टू सप्लाई ऑफ द सप्लाई वाटर फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस शैल नॉट डीम टू इंक्लूड सच सप्लाई देयरऑफ फॉर एनिमल्स। अब आप क्या क्या नहीं कर सकते घरेलू पानी की सप्लाई से, फॉर एनिमल्स और फॉर वॉशिंग व्हीकल्स विद सच एनिमल्स और व्हीकल्स आर केप्ट फॉर सेल और हायर। आप जानवरों को नहला नहीं सकते इस पानी से, आप जानवरों के लिए इस पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप गाड़ी धोने के लिए इस पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप पूछेंगे ये कैसे, मैं फटाफट बता देता हूँ। ऐसा नहीं कि आपने खुद के पालतू कुत्ते या जानवर को आप नहीं नहला सकते, आपने खुद की गाड़ी या मोटरसाइकिल नहीं धो सकते। यहाँ पे आता है वेयर सच एनिमल्स और व्हीकल्स आर केप्ट फॉर द हायर और सेल, जहां पर ऐसे व्हीकल्स को या जानवरों को खरीद फरोख्त के लिए रखा जाए, या फॉर द ट्रेड एंड मैन्युफैक्चर ऑफ और बिजनेस, या किसी चीज को मैन्युफैक्चरिंग को प्लांट डाल दें, आप फैक्ट्री डाल दें, आपने डोमेस्टिक लिख के फैक्ट्री डाल दी, वो काम नहीं हो सकते। फाउंटेन स्विमिंग पूल नहीं बन सकते, उस पर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क भी उस कनेक्शन के थ्रू नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब अगले हमारे सेक्शन 12 जो है, सेक्शन 11 हमने देखा, सेक्शन 11 जो है हमारा वो डोमेस्टिक के लिए डील कर रहा है, ठीक है, घरेलू के लिए, घरेलू यूज के लिए डील कर रहा है। सेक्शन 12 किसके लिए डील करेगा, ये कमर्शियल के लिए डील कर रहा है। ये कुछ इतना डिफरेंस है नहीं इसमें, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। इसमें बेसिक डिफरेंस यही है कि जो हमारे सेक्शन 11 है वो डोमेस्टिक के लिए डील कर रहा है, सेक्शन 12 हमारा कमर्शियल के लिए डील करेगा, और ज्यादा इंपॉर्टेंस का इसमें कुछ है नहीं। मूविंग ऑन टू सेक्शन 14, हमारा सेक्शन 14 भी बहुत इंपॉर्टेंट में से आता है। अब भाई साहब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर खाली खाली इनकी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी ये नहीं है। अगर आपको याद हो जब हम कंपोजिशन की बात कर रहे थे तो एक्सपर्ट इनके पास खाली वाटर सप्लाई के नहीं है, इनके पास एक्सपर्ट ड्रेनेज के भी हैं। एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास जो इंजीनियर्स हमारे आते हैं, वो इंजीनियर जो हमारे एक्सपर्ट है वो खाली सप्लाई के नहीं है, वो ड्रेनेज के भी हैं। तो दिल्ली जल बोर्ड के पास ये भी पावर है कि वो मेन्स सीवर पाइप और ड्रेन्स को भी ले करेंगे। इसको आप पूरे सेक्शन 14 को पढ़ सकते हैं। ये बेसिकली सीवर एंड ड्रेन से डील करेगा कि ड्रेनेज सिस्टम को भी लगाने की पावर है हमारे दिल्ली जल बोर्ड पे। तो इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस याद रखने वाली चीज क्या है कि सेक्शन 14 हमें बता रहा है, सेक्शन 14 से एक नया हमारा चैप्टर एक नया स्टार्ट हो रहा है जहां पर हमें सीवर पाइप और ड्रेन्स यानी सीवर पाइप और नाली जो गंदा पानी ले जाने की है उसके भी उसको भी डील करने की पावर दिल्ली जल बोर्ड के पास ही है, ठीक है। एक्सेप्ट कहां नहीं है, मैंने आपको दो चीज बताई थी, एक एनडीएमसी जहां पर डील कर रही है वहां क्या होगा जी, ये लोग साफ पानी ले जाके एनडीएमसी को दे देंगे जी, अब आप आके बांट दो। जहां कैंटोनमेंट एरिया वहां ले जाके कैंटोनमेंट वालों को पानी दे देंगे, दिल्ली कैंटोन जो हमारे कैंटोनमेंट बोर्ड होंगे उनको पानी दे देंगे जी, भाई साहब आप आगे खुद बांट लो, हमारा काम यहां तक खत्म होता है, ठीक है जी। अब आगे की तरफ चलते हैं। अब जो हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है दैट इज सेक्शन 19। अच्छा, प्रोविजन ऑफ फायर हाइड्रेंट्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन आ जाता है हमारे सेक्शन 16। ये भी एक बार देख लेने वाला सेक्शन है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं नहीं कहूंगा, नॉट सो दैट इंपॉर्टेंट, बट फायर हाइड्रेंट्स का भी आता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि बड़ा एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर जब मैं इसे स्टडी कर रहा मैंने नोटिस करा कि दिल्ली जल बोर्ड, अगर आपने देखा हो सड़क किनारे लाल कलर के इतने से खंबे खड़े रहते हैं जिसमें से जब आग वाग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड पानी लेने के उन पे कनेक्ट करके उनसे पानी ले सकती है। वो मेन वाटर पाइपलाइन से कनेक्टेड होते हैं। फायर हाइड्रेंट्स आप लोगों ने देखे होंगे। अगर मैं आपको बताऊं तो अगर हमारे से हो सका हम कुछ फोटो इंसर्ट कर देंगे फायर हाइड्रेंट्स की ताकि आप देख सकें। बेसिकली उनको लगाने का काम भी हमारे दिल्ली जल बोर्ड का ही होता है, लेकिन उनको जहां जहां लगाना है वो आपको कौन बताएगी, फायर ब्रिगेड बताएगी। और उनको लगाने का जितना खर्चा आएगा वो कौन देगा, वो भी हमारी फायर ब्रिगेड ही देगी। जो हमारी फायर ब्रिगेड वाली अथॉरिटी है वो ही उसका खर्चा देगी। लेकिन एक बार वो लग गए, उनका खर्चा दे दिया हमने उनको लगाने का, फायर ब्रिगेड ने, एक बार वो लग गए, लगने के बाद उनसे जो पानी इस्तेमाल किया जा रहा है उसका खर्चा फिर फायर ब्रिगेड नहीं देगी, वो आजीवन उनके लिए फ्री है, बिकॉज वो इमरजेंसी यूज के लिए आ रहा है। एक बार आप देख लीजिए इंस्टॉलेशन चार्जेस ही हैं बस, ठीक है। बस यही इस सेक्शन 16 में एक बात है, जब आप पढ़ेंगे इसको ध्यान में रखें, आपको पढ़ के खुद भी पता लग जाएगा जब इसको पढ़ेंगे, एक बार स्टडी करेंगे। खाली इंस्टॉलेशन चार्जेस है फायर हाइड्रेंट्स के, यूज के कोई चार्जेस नहीं है, बिकॉज वो एक इमरजेंसी यूज में यूज करने वाली आइटम है। मूविंग ऑन टू सेक्शन 19, जैसा कि मैं आपको बता रहा था सेक्शन 19 एक इंपॉर्टेंट है। अब क्यों, क्योंकि यहां पर दिल्ली जल बोर्ड हम कहते हैं ना भाई फलाने का कनेक्शन काट दिया, ढिमलाने का कनेक्शन काट दिया, तो उनके पास पूरा राइट है कनेक्शन काटने का। तो सेक्शन 18 से ये हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होता है, पावर टू कट ऑफ और टर्न ऑफ वाटर सप्लाई। इनके पास कनेक्शन काटने का भी हमारा पूरा जुगाड़ है, पूरा सिस्टम है, पूरा अधिकार है। सेक्शन 18 और 19 इसी से डील करता है, बट सेक्शन 19 पर्टिकुलरली कहता है कि वेस्ट अगर कहीं हो रहा है, पानी का मिसयूज हो रहा है,
तो वो भी दिल्ली जल बोर्ड चेक कर सकता है। सेक्शन 19 आप स्टडी कर सकते हैं, याद रखेंगे मिस यूज से डील करता है, ठीक है, इसको आप जरूर से ध्यान में रखें। सेक्शन 19 हमारा मिस यूज से डील करेगा, ठीक है। अब ये जो हमारा पूरा का पूरा चैप्टर है, ऐसे ऐसे जैसे हमारे नए नए एक एक चैप्टर ये एक एक टॉपिक्स आते रहते हैं, इनको आप जरूर से स्टडी करें। ये ऐसे जो हेडर्स आते हैं हमारे, ये हेड्स हैं, इनको एग्जाम से पहले एक बार जरूर लुक करें। मैं आपको इंपॉर्टेंट कवर करा रहा हूं जो कि एग्जाम पर से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट है वो हमारा सेक्शन 29 है। सेक्शन 29 काफी इंपॉर्टेंट निकल के आता है हमारा इस उसमें ये हमारा अब आ जाता है सेक्शन 29 यहां से, यानी डिस्पोजल ऑफ सीवेज। डिस्पोजल ऑफ सीवेज में अब क्या है भैया, डिस्पोजल ऑफ सीवेज। अब हमने बताया कि सीवेज को लेके हमने बताया, अब मैं आपको वाटर सप्लाई में भी दो डिफरेंस बता रहा था। वाटर सप्लाई में पहले क्या है, गंदा पानी जो अलग अलग सोर्सेस हमने लिया है, दिल्ली जल बोर्ड कहां से पानी ले सकता है, दिल्ली जल बोर्ड यमुना से पानी ले सकता है, अपर गंगा कैनाल से पानी ले सकता है, दिल्ली जल बोर्ड जो हमारा जो भाखड़ा रिजर्वायर है वहां से पानी ले सकता है, दिल्ली जल बोर्ड ग्राउंड वाटर से पानी ले सकता है, या अदर नेचुरल जो रिसोर्सेज है वहां से पानी ले सकता है। उसको पहले पीने योग्य बनाएगा, ठीक है, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, ट्रीटमेंट कवर करेगा। फिर सप्लाई पे ध्यान देखेगा, बड़े पाइप से जाएगा। फिर लोकलाइज सप्लाई देखेगा कि आपके मोहल्ले में उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, ठीक है, क्या क्या तीन चेन आई, पहले ट्रीटमेंट, ठीक है, पीने योग्य बनाया, फिर सप्लाई करा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करा, तीन प्रोसेस आएंगे। उसी तरह सीवेज में भी अब उल्टा चलता है, आपके घरों से आया कलेक्शन, कलेक्शन के बाद सप्लाई तो रहेगी, अब आपको सप्लाई नहीं करना, उसको कैरी आउट करना, आपको लेके जाना है उसको। दैट मीन्स टेकिंग द जो हमारा सीवेज है, टेकिंग द सीवेज वाटर टू द प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लांट्स, उसको वहां कैरी आउट किया जाए, उसको बंद करके ले लिया जाए वहां तक ट्रीटमेंट प्लांट तक। अब उसे छोड़ना था नहीं वहां खुले में। डिस्पोजल ऑफ सीवेज मतलब उसको ट्रीट करना, सीवेज वाले पानी को ट्रीट करना, उसको ठीक करना ताकि वो किसी और काम में लिया जा सके, यानी कि बदबू ना मारे, वो उसमें केमिकल्स डाल के फिल्ट्रेशन के थ्रू उसको इतना भी ट्रीट किया जा सकता है कि वो पीने योग्य भी बन सके, ठीक है। या अगर आप उसको आप किसी वाटर बॉडी में रिलीज भी कर रहे हैं, आप कहीं उस पानी को छोड़ भी रहे हैं, तो उसको साफ करके रिलीज किया जाए। तो हमारा जो सेक्शन 29 है वो इस चीज से डील करता है। मैंने आपको ब्रीफ एक समरी दे दी है इसकी। तो जो हमारा दिल्ली जल बोर्ड एक्ट है वो जाता तो और भी है, ठीक है, लेकिन ये काफी लंबा जाता है। लेकिन जो इसका बेसिक क्रक्स है दिल्ली जल बोर्ड एक्ट का, वो मैंने आपको दे दिया है। देखिए दिल्ली जल बोर्ड एक्ट काफी लंबा है, ये पीडीएफ में तो और भी ज्यादा चीजें हमने सारी ऑफिशियल पीडीएफ निकाल के आपको दे दी है। थोड़ा हार्ड टू फाइंड मटेरियल है इसमें दिल्ली जल बोर्ड एक्ट में, ये कि बहुत ज्यादा हमारे पास कंटेंट अवेलेबल नहीं हो पाता है, बट हमने रिसर्च करके फटाफट आपके एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है उसको कवर करा है। तो ध्यान रखने वाली चीजें यही है कि इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट सेक्शंस है मैं आपको दोबारा से बता देता हूं भैया। एक तो आप जरूर ध्यान रखिए कि आपका एक्ट कब बना, तो ईयर इन विच द एक्ट वाज मेड, इसको ध्यान रखिए जरूर से आप। फिर आपका चैप्टर 3 एक आ जाता है, ये एक आपका इंपॉर्टेंट रखने वाला ध्यान है कि चैप्टर 3 क्या है। चैप्टर 3 कंसिस्ट ऑफ पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द दिल्ली जल बोर्ड, याद रखें इसको, ये एक इंपॉर्टेंट आ जाता है, स्टार्टिंग में ही है, ऊपर से पावर एंड फंक्शंस आपसे पूछी ही जाएंगी, काफी इंपॉर्टेंट है। अब एक सेक्शन 11 है, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 11 एक बहुत इंपॉर्टेंट रखने वाला है कि यूज वाटर का मैंने आपको समझाया था, एक डोमेस्टिक हो सकता है ना, एक कमर्शियल हो सकता है, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 14 है हमारा, अभी हम कवर करके आए। सेक्शन 14 इंपॉर्टेंट रह सकता है, सेक्शन 19 इंपॉर्टेंट है ना, सेक्शन 19 एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। लास्ट में सेक्शन 29 यानी कि जो डिस्पोजल ऑफ सीवेज वाटर है वो भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, डिस्पोजल, है ना, ये आप ध्यान रखें कि सीवेज का जो प्रॉपर डिस्पोजल है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ हमारा इस तरह से चलता है, हमारा जो दिल्ली जल बोर्ड एक्ट है वो इस तरह से काम करता है। तो बेसिकली दिल्ली जल बोर्ड एक्ट यही बता रहा है आपको कि दिल्ली जल बोर्ड है क्या भाई साहब, बना कैसे, क्या ऑर्गेनाइजेशन है, क्या बवाल है, और ये करती क्या, इनके डे टू डे फंक्शंस क्या है, कौन कौन इसके जो करता धरता है वो हैं, इसके जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं वो फिलहाल इसके जो है प्रेसिडेंट हैं जी। तो ये सब थोड़ी बहुत चीजें हैं, इसमें खुद भी आप रिसर्च करें, कोई भी आपको डाउट होता है आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, आप हमें टेलीग्राम पे बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें विनय कक्षा को। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।